गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। आप सब बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। कल बच्चों हमने बात की थी एक्सरसाइज 4.4 के बारे में, उसके जो भी क्वेश्चंस थे हमने सोल्व कर लिए थे। और बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि एक वर्ग आर ई ए डी की रचना जिसमें आर ई 5.1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है आर ई? 5.1 सेंटीमीटर है। हमें बच्चों एक वर्ग का निर्माण करना है। वर्ग की प्रॉपर्टीज बच्चों आपको पता है क्या? अगर पता नहीं है तो आप एक बार वापस उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लें, देख लें, ताकि आपको इस क्वेश्चन में आसानी हो। मैं बच्चों आपके सामने एक वर्ग बना रहा हूं, कच्चा चित्र बना रहा हूं वर्ग का, ठीक है। इस वर्ग का नाम दे रखा है बच्चों आर ई ए डी। क्या नाम दे रखा है? आर ई ए डी इस वर्ग का नाम दे रखा है। उसमें हमें दिया है कि आर ई 5.1 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 5.1 सेंटीमीटर है। वर्ग के गुणधर्मों में बच्चों हमें बताया गया था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी और ये भी, ये चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर ये 5.1 सेंटीमीटर की है तो बाकी भी 5.11 सेंटीमीटर की ही होगी। दूसरे गुणधर्म की बात करें वर्ग की, तो दूसरे गुणधर्म में हमें बताया गया था कि वर्ग में बनने वाले चारों कोण समकोण होते हैं। अगर आर कोण की बात करूं तो ये भी समकोण होगा, ई भी समकोण होगा, ए भी समकोण होगा और डी भी समकोण होगा। वर्ग में बनने वाले विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में बनने वाले विकर्ण बराबर होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी जान ली है। अब हम आर ई ए डी वर्ग की रचना करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 5.1 सेंटीमीटर आर ई भुजा खींचूंगा। मैंने क्या किया? स्केल लिया और स्केल लेकर 5.1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या की? एक भुजा बना ली या फिर रेखाखंड बना लिया, ठीक है। क्या नाम है इसका? आर ई। कितने सेंटीमीटर की है? 5.1 सेंटीमीटर की। अब बच्चों इसमें हमें पता है बच्चों आर ई अगर 5.1 सेंटीमीटर की है तो ई ए भुजा भी 5.1 सेंटीमीटर की होगी, डी ए भी 5.1 सेंटीमीटर की होगी और आर डी भी 5.1 सेंटीमीटर की होगी। अब बच्चों हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे पास इसके आगे आने वाली तीनों भुजाएं बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम बच्चों प्रकार और पेंसिल की सहायता से 90-90 डिग्री के कोण बना देंगे आर और ई पर, क्योंकि हमें पता है आर ई ए और डी चारों जगह समकोण बनेगा ना, चारों जगह समकोण। तो मैं क्या करूंगा? प्रकार लेके और प्रकार से 90-90 डिग्री के कोण बना दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे चाप काटा, आर बिंदु पे रख के और मैंने एक चाप काटा। चाप काटने के पश्चात जहाँ से चाप शुरू किया था वहाँ रख के और मैंने 60 डिग्री वाला चाप काट दिया। 60 डिग्री पे रख के और मैंने 120 डिग्री वाला चाप काट दिया। फिर मैंने 120 और 60 दोनों के मध्य में एक चाप काटा। 60 और 120 दोनों के मध्य में मैंने एक चाप काटा। वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये चाप कितने डिग्री का कोण बनाएगा? बीच वाला 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर मैंने क्या किया? जहाँ पे ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से मैंने एक रेखाखंड गुजार के आर बिंदु को मिला दिया। ऐसा ही काम मैं क्या करूँगा? ई पर भी कर लूँगा। ई जो बिंदु है ना हमारे पास, उस पर भी ऐसा ही काम कर लूँगा। क्यों? क्योंकि सब जगह ही 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। 60 डिग्री का और उससे आगे 120 डिग्री का कोण बना दूंगा और उनके मध्य में बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसको भी मैं क्या करूँगा? ई बिंदु को भी मैं इस 90 डिग्री के कोण से होते हुए गुजार दूंगा। ऐसा करने के बाद अब मुझे पता है कि आर ई से ए तक बिंदु, ई से ए तक जो भुजा जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 5.1 सेंटीमीटर की होगी। तो फिर मैं क्या करूँगा? स्केल लेकर स्केल में 5.1 सेंटीमीटर का चाप भर लूँगा। ये मैंने प्रकार में स्केल पर 5.1 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। 5.1 सेंटीमीटर का चाप भरने के बाद मैं ई बिंदु पर रख के 5.1 सेंटीमीटर का चाप इस तरफ काट दूंगा। आर बिंदु पर रख के इससे भी चाप इधर काट दूंगा।
चाप काटने के बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ दोनों बिंदु प्रतिच्छेद, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें प्रतिच्छेद कर रही हैं मैं उन बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दूंगा। इस प्रकार हमारे पास आर ई ए डी एक वर्ग बन गया। ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1, ये भी 5.1। इस प्रकार चारों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होगी, 5.1 सेंटीमीटर की होगी। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण समकोण और ये कोण समकोण। इस प्रकार एक वर्ग का निर्माण हम कर लेंगे। इसमें चारों कोण 90 डिग्री के हमें पता है कि चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और चारों भुजाओं का मान भी समान होगा। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 4.5 का बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें दिया है कि एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसी प्रकार का सवाल हमने एक्सरसाइज 4.4 में भी किया था। अगर आपको याद हो तो आओ इसमें भी हम इस सवाल को, तो यहाँ हम इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज की रचना करेंगे, कच्चे चित्र बनाएंगे, एक कच्चा समचतुर्भुज बनाएंगे। मैंने क्या किया, समचतुर्भुज कैसा होता है, अब आपको समचतुर्भुज के गुणधर्म पता है क्या? समचतुर्भुज के गुणधर्मों में सर हमें मालूम है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, पहली बात तो ये है। फिर समचतुर्भुज में बनने वाले विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं और एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। और वहाँ पर बनने वाला कोण, जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होंगे वहाँ पर चारों कोण 90-90 डिग्री के बनेंगे। तो मैंने एक कच्चा समचतुर्भुज बना लिया इस प्रकार से, एक विकर्ण ये खींच दिया, एक विकर्ण ये खींच दिया। यहाँ हमें चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा है तो हम कुछ भी नाम रख देंगे इसका, जैसे पी क्यू आर एस, ये एक चतुर्भुज है जहाँ पी आर का मान कितना है 5.2 सेंटीमीटर और एस क्यू का मान कितना है 6.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने कच्चा चित्र बना लिया है। चलो आओ अब हम इसका वास्तविक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले हम एक विकर्ण का निर्माण करेंगे, विकर्ण को हम भुजा मानकर ही उसका निर्माण करेंगे। तो मैंने क्या किया, पी आर जो एक विकर्ण है ना उसको भुजा मान लिया और कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड बना दिया, 5.2 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड बना दिया इस प्रकार से। अब 5.2 सेंटीमीटर का पी आर एक रेखाखंड बन गया है। अब मैंने जब 4.4 में वो क्वेश्चन समझाया था समचतुर्भुज बनाने वाला विकर्णों के आधार पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई भी भुजा है कितने सेंटीमीटर की है, अगर हमें उस भुजा का ये मालूम नहीं है कि वो कितने सेंटीमीटर की है, उसका मान नहीं दे रखा हो, तो हम उस भुजा का आधा आधा कैसे करेंगे, बताओ देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि मैं किसी भी बिंदु पर प्रकार को रख लूँगा दोनों में से और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लूँगा। आधे से ज़्यादा खोल कर मैं एक चाप ऊपर की तरफ काट दूंगा और एक चाप भुजा के नीचे की तरफ काट दूंगा। ऐसा करने के बाद मैं उस प्रकार को वैसे के वैसे ही रख के दूसरे वाले बिंदु पे रखूँगा आर पे, और आर से भी ऊपर की तरफ एक चाप काट दूंगा और नीचे की तरफ एक चाप काट दूंगा। ये दोनों चाप काटने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ बताओ देखिए। ये दोनों चाप काटने के बाद मुझे दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुए। मैं क्या करूँगा, इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दूंगा। तो मैंने ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दिया इस प्रकार से मैंने प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दिया। अब आप गौर करके देखो कि पी आर का मान तो 5.2 सेंटीमीटर था। अगर मैं इसको आधे से ज़्यादा चाप लेके और ऊपर नीचे चाप काटता हूँ और फिर जो मिलने वाली रेखा है तो वो पी आर के किस बिंदु से गुजरेगी। हमें उस दिन बताया गया था कि अगर कोई रेखाखंड है उसका हमें माप मालूम नहीं है और हमें उसको आधा आधा दो भागों में विभाजित करना हो तो हम प्रकार के द्वारा उसको आधा आधा विभाजित कर देते थे। तो हमने उसको प्रकार पेंसिल के द्वारा चाप काट कर आधे आधे भागों में विभाजित, बराबर दो भागों में विभाजित कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, और 90 डिग्री पे लंब समद्विभाजक होते हैं।
अगर सम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो दूसरा विकर्ण हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर का है। दूसरा विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर का है। मैं उसमें 2 का भाग लगा के उसके 2 बराबर भाग कर लूंगा तो मेरे पास कितना मान आया, यानी कि ऊपर की तरफ कितने सेंटीमीटर का चाप कटेगा 3.2, नीचे की तरफ कितने सेंटीमीटर चाप कटेगा 3.2। इस प्रकार 6.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड 2 बराबर भागों में ऊपर नीचे विभाजित हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, स्केल लेके स्केल पे 3.2 सेंटीमीटर का चाप भर लूंगा। ये मैंने 3.2 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु को मैं ओ मान लेता हूँ। इस ओ बिंदु पे मैं प्रकार की नोक को रख के एक चाप ऊपर की तरफ काट दूंगा और एक चाप नीचे की तरफ काट दूंगा। चाप काटते ही मुझे वापस से 3.2 सेंटीमीटर के प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए हैं। जहाँ पे ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है मैं इसको पी बिंदु से मिला दूंगा, इधर मैं इसको आर बिंदु से मिला दूंगा। यहाँ पे मैं इसको क्यू नाम दे देता हूँ और इधर मैं इसको एस नाम दे देता हूँ। फिर पी के बाद में इस बिंदु को मैं इधर भी पी बिंदु से मिला दूंगा, क्यू बिंदु को पी बिंदु से मिला दूंगा और फिर आर बिंदु को वापस क्यू बिंदु से मिला दूंगा और इस प्रकार हमारे पास एक समचतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ये विकर्ण कितने सेंटीमीटर का है 6.4 सेंटीमीटर का ये पूरा, और ये कितने का है 5.2 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार हम एक समचतुर्भुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, उतार लो इसको भी। 4.5 एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का निर्माण कीजिए। अब आयत का नाम आते ही आपके दिमाग में आयत की सारी प्रॉपर्टी सारे गुणधर्म आ जाने चाहिए। कहने का मतलब किसी भी चतुर्भुज का अगर मैं नाम बोलूं तो अब तो आपको कम से कम सारे चतुर्भुजों के गुणधर्म याद होने ही चाहिए। जैसे ही मैं किसी भी चतुर्भुज का नाम बोलूं आपके दिमाग में तुरंत उसके गुणधर्म क्लिक हो जाने चाहिए कि इसके गुणधर्म ये थे। तो इस प्रकार से अगर मैं आयत की बात करता हूं तो आयत का सर्वप्रथम मैं एक कच्चा चित्र बना लूंगा। अब आयत का आपको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो मैंने एक आयत बना लिया ABCD। इसमें दे रखा है कि आयत की आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ, अगर AB भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है तो इसकी आसन्न भुजा या तो BC मान लो या AD मान लो, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। ये बड़ी है इसलिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिया है, ये छोटी है इसलिए मैंने इसको 4 सेंटीमीटर लिया है। अब हमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये भी पता है कि आयत में बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये चारों कोण भी 90-90 डिग्री के होंगे। और हमें ये भी पता है कि आयत में बनने वाले विकर्ण भी बराबर लंबाई के होते हैं। तो अब हम इसके वास्तविक चित्र का निर्माण करते हैं। मैंने क्या किया, स्केल से AB रेखाखंड खींचा 5 सेंटीमीटर का, स्केल लिया और AB रेखाखंड बनाया मैंने 5 सेंटीमीटर का। AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं BC भुजा बना लेता हूँ। लेकिन BC भुजा मैं बना तो लूँगा, लेकिन मुझे चाप काटने के बाद एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा ना कि इस चाप पे C बिंदु कहाँ पर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, A और B हमें पता है गुणधर्मों में दिया है कि A और B दोनों पे 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों जगह 90-90 डिग्री के कोण बना दूंगा। मैंने A बिंदु पर प्रकार रखा और एक चाप काटा। चाप काटने के बाद फिर मैंने शुरुआती बिंदु पर नोक रख के एक 60 डिग्री का चाप काट दिया और फिर इसके ऊपर 120 डिग्री का चाप काट दिया। इस तरफ मैंने ऊपर की तरफ एक चाप और काटा। 60 और 120 के मध्य कटने वाला चाप 90 डिग्री का ही होता है। इसी प्रकार से मैं B बिंदु पे प्रकार के नोक को रखूँगा और एक चाप मैं इधर से ऐसे काट दूँगा। फिर मैं यहाँ प्रकार की नोक रख के और एक 60 डिग्री का चाप ऐसे और फिर 120 डिग्री का चाप ऐसे, इन दोनों के मध्य में कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो फिर मैं 60 और 120 से दोबारा ऊपर की तरफ एक चाप काट के प्रतिच्छेद बिंदु बना लूँगा। और अब मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं A बिंदु से सीधी रेखाखंड खींच दूंगा जो उन चाप को प्रतिच्छेद कर रही हो।
बी बिंदु से भी मैं सीधी रेखा खींच दूंगा जो इन चाप को प्रतिच्छेद कर रही हो। इस प्रकार से ए और बी दोनों जगह 90-90 डिग्री के कोण मैंने बना दिए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमें दिया गया है कि BC का मान 4 सेंटीमीटर है और AD का मान भी 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, ए से 4 सेंटीमीटर का, तो मैं क्या करूंगा, प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भर लूंगा और ए बिंदु पर रखकर 4 सेंटीमीटर का चाप मैं ऊपर की तरफ AD भुजा पर काट दूंगा और बी बिंदु पर रख के फिर मैं 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ काट दूंगा। जहां पे ये दोनों चाप कट रहे हैं, इधर तो C बिंदु आ जाएगा और इधर D बिंदु आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, C और D दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दूंगा। तो मैंने C और D बिंदु को एक दूसरे से मिला दिया। इस प्रकार BC का मान 4 सेंटीमीटर और AD का मान 4 सेंटीमीटर और DC का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने एक आयत का निर्माण कर लिया है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप काट लिया था, तो आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ सिर्फ 4-4 सेंटीमीटर का चाप ही काटना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज OKAY, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है OKAY, जहाँ OK 5.5 सेंटीमीटर की है और KA 4.2 सेंटीमीटर है। तो क्या यह अद्वितीय है? अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि समांतर चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो भुजाओं के मान ही दे रखे हैं, OK और KA के। तो क्या इन दो भुजाओं से ही हम किसी भी समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं है समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा एक बार। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा, कच्चा चित्र, ठीक है। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, समांतर चतुर्भुज का नाम मैंने दिया OKAY, ठीक है ना। OKAY एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OK है 5.5 सेंटीमीटर और KA है 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों जैसे ही मैंने समांतर चतुर्भुज का नाम बोला तो आपके दिमाग में तुरंत समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आ गए होंगे, जितना मुझे पता है, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से पढ़ते हो, आप सब लोग घर बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो। तो मुझे पता लग गया कि आप लोगों के दिमाग में समांतर चतुर्भुज के जो भी गुणधर्म थे वो सारे के सारे ऐसे के ऐसे आ गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप तो मुझे बता नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर OK का मान 5.5 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी। अगर KA का मान 4.2 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 4.2 सेंटीमीटर की होगी। कौन सी भुजा? OY भुजा। दूसरी बात ये और है, समांतर चतुर्भुज में बनने वाले कोण, समांतर चतुर्भुज में बनने वाले आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में बनने वाले आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक का पता आपको? समपूरक का अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब दो कोणों का योग मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। दो कोणों का योग मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री हो रहा है तो क्या कोण O और कोण K, ये दोनों ही कोण क्यों लिए? क्योंकि इसमें दे रखा है कि आसन्न कोण, आसन्न मतलब एक ही भुजा पर दोनों तरफ बनने वाले कोण। ये OK एक भुजा है, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों कोणों का योग मिलकर कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग, है ना। O कोण का और K कोण का योग मिलकर, कोण O प्लस कोण K, इन दोनों का योग मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, किस वजह से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में बनने वाले आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब चलो आओ कुछ कुछ कमाल करते हैं, है ना। मैंने क्या किया, अब इसका वास्तविक चित्र बनाने की सोची। वास्तविक चित्र बनाने के लिए मैंने क्या किया, OK एक भुजा 5 सेंटीमीटर की ले ली, मैंने एक 5 सेंटीमीटर की भुजा ले ली OK। कौन सी भुजा है? OK, सही है ना।
ओ के भुजा 5 सेंटीमीटर की ले ली। अब के ए भुजा मैं एम ही नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि के ए में चाप 4.2 सेंटीमीटर का काट तो दूंगा, लेकिन ए बिंदु मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं ओ से वाई की तरफ 4.2 सेंटीमीटर का चाप तो काट दूंगा, लेकिन मुझे वाई बिंदु एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा उस चाप पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। मैंने अभी एक समीकरण बनाया था कि कोण ओ और कोण के का मान दोनों मिलकर कितने डिग्री का हो रहा है? 180 डिग्री का हो रहा है। तो क्या मैं कोण ओ और कोण के का मान अपने मन से नहीं मान सकता क्या कुछ भी? चलो थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाते हैं। मैं अपने मन से कोण ओ और कोण के का मान लेता हूँ। मैंने कहा कि सर कोण ओ का मान मैं 120 डिग्री मान रहा हूँ, तो फिर कोण के का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री और 160 डिग्री मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अगर मैं प्रकार और पेंसिल की सहायता से चाप काट कर 60 और 120 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो वो मेरे लिए आसान पड़ेगा। आपको भी यही काम करना है, क्योंकि इस 60 डिग्री और 20 डिग्री के द्वारा ही हम एक समांतर चतुर्भुज का सही तरीके से निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? बिंदु ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाने की सोची। क्यों? क्योंकि कोण और कोण के का मान मिलकर 180 डिग्री हो रहा है, तो कोण ओ पर मैं 120 डिग्री का कोण बना देता हूं। तो मैंने क्या किया? प्रकार पेंसिल लिया और बिंदु ओ पर से मैंने चाप काटा। चाप काटने के पश्चात मैंने जहां से चाप की शुरुआत की थी वहां पे प्रकार की नोक रख के आगे 60 डिग्री का चाप काटा, और 60 पे इसको रख के मैंने 120 डिग्री का चाप काटा। ओ बिंदु पर तो 120 डिग्री का चाप बनेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ओ बिंदु को 120 डिग्री वाले चाप से जहां प्रतिच्छेद हो रहा है वहां से गुजार कर आगे भुजा बना दूंगा। ठीक है। अब मैं आया के बिंदु पे, और के बिंदु को मैंने बोला रे मैं तेरे पे 60 डिग्री का कोण बनाऊंगा। अब के बोला रे भाई अब बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार जितना पहले खुला हुआ था उतना का उतना ही उसको खोल के रखेंगे। मैंने यहाँ से एक चाप काटा और चाप काट कर मैंने इधर फर्स्ट में ही 60 डिग्री वाला कोण बना दिया। 60 डिग्री वाला कोण बनाने के बाद मैंने के को बोला रे अब मैं तेरे को खींच खींच कर लंबा कर दूंगा। ये मैंने 60 डिग्री वाले कोण से इस भुजा को गुजार दिया है इस प्रकार से के बिंदु से। ऐसा गुजारने के बाद मैंने कहा कि अब बच्चों आपको पता है कि ऊपर के ऊपर की तरफ जो रेखाखंड जा रहा है उस पर बनने वाला बिंदु है ए, और ओ के ऊपर तरफ जो रेखाखंड जा रहा है उस पर बिंदु बनने वाला है वाई। तो के ए और ओ वाई इन दोनों की माप हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भाई साहब एक ही काम कर सकता हूँ। मैं प्रकार पेंसिल लेके 4.2 सेंटीमीटर का उसमें चाप भरूंगा। चाप भर लिया साहब मैंने। चाप भर के मैंने के बिंदु पर प्रकार रखा और 4.2 सेंटीमीटर का चाप इस पे काट दिया। फिर मैंने ओ बिंदु पर प्रकार रखा और 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ चाप काट दिया। अब दोनों चाप जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं इधर तो कौन सा बिंदु आ जाएगा? ए बिंदु आ जाएगा, और इधर कौन सा बिंदु आ जाएगा? वाई बिंदु आ जाएगा। तो मैं ए और वाई दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला दूंगा। ये मैंने मिला दिया है। ओके का मान 5 सेंटीमीटर था, कोण ओ 120 डिग्री था, कोण के 60 डिग्री था। के ए का मान 4.2 सेंटीमीटर है। ओके का मान भी 5 सेंटीमीटर, ओके का मान 5 सेंटीमीटर था, तो वाई का मान भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक के ए का मान 4.2 सेंटीमीटर है, तो ओ वाई का मान भी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में ही यह समांतर चतुर्भुज अद्वितीय है, यूनिक है। कहने का मतलब ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया। तो हम कह देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज ओ के वाई जहाँ जहाँ ओ के का मान 5.5 है, तो हम कह सकते हैं कि ओ के ए वाई एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हम कर सकते हैं अगर हमें उसमें किसी भी दो भुजाओं का मान, अगर हमें उसमें आने वाली दो आसन्न भुजाओं का मान दे रखा हो तो इस प्रकार बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5, आंकड़ों का प्रबंधन। क्या रहेगा? आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों आप अच्छे से चैप्टर नंबर 5 की थोड़ा बहुत जानकारी लेके रखना। इसमें जो भी गुणधर्म दे रखे हैं उनको एक बार पढ़ना।
कल से हम एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत करेंगे और जल्दी जल्दी हम चैप्टर नंबर 5 को भी सुलटा देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।